सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। लेट n particles, consider n particle system having masses these one and velocities these one, then their momentum will be m1 v1 m2 v2 and so on. So momentum of system will be p is equal to p1 plus p2 and so on. p1 की जगह m1 v1 लिख सकते हैं, p2 की जगह m2 v2 लिख सकते हैं. But this is what? This is nothing but a m into v, where v is the center of mass. Center of mass के रिलेशन से m को एक तरफ ले आते हैं, v के साथ है ना, ऐसा था ना, v was m1 v1 plus m2 v2 अपॉन टोटल मास. टोटल मास को इधर ले आएंगे तो m1 v1 plus m2 v2 का रिलेशन मिल गया हमें m into v के टर्म्स में. तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ मास इज नथिंग बट ए प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, ये टोटल मास है, इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो इट विल बी dp by dt. इधर m कांस्टेंट है तो v का डिफरेंशिएशन होगा, dv by dt विल बी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. m into a is nothing but external force, है ना. तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ बन गया हमारा. और इसमें अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया तो p विल बी कांस्टेंट. लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, जो पहले था उतना ही रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है. जैसे ये पार्टिकल चल रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और बीच में एक्सप्लोड हुआ तो एक पार्टिकल इधर गया तो दूसरा इधर रहेगा और सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल पाथ पे चलता रहेगा. अगर रेस्ट पर है एक पार्टिकल इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा. रेस्ट पर नहीं है, अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जाएगा और ये उसके अपोजिट रहेंगे हमेशा. यहाँ पहुंच गया तो ये इधर रहेगा, इधर. इफ यू सिट डाउन एट सेंटर ऑफ मास then you feel both the particles are going in opposite direction, like this only. Similarly ये बाइनरी स्टार्स होते हैं, ऐसे वो कॉम्प्लिकेटेड मोशन दिख रहा है हमें ऐसे, एक का ये है और दूसरे का ये, और सेंटर ऑफ मास बहुत स्मूथली स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उनका. तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर होता है तो तुम्हें ऐसा दिखता है. अगर रेस्ट पर नहीं है, तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, इनके साथ साथ चलते जाओ ऐसे, तो तुम्हें लेकिन ये ऐसा दिखेंगे कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ऐसे, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है. यहाँ पे आएंगे तो इधर. If somebody sits down on the center of mass, it will be looking like very ideal circular motion. सर्कुलर मोशन के दोनों अक्रॉस ही ये मोशन करते हुए जा रहे हैं, हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट सेंटर मास के रिस्पेक्ट में ये ऐसा होगा. अर्थ के रिस्पेक्ट में ऐसा दिख रहा है, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में सेंटर मास पे कोई बैठा है तो उसको ऐसा दिखेगा, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है. अब यहाँ पे आ जाएंगे, अपोजिट रहेंगे वो एक दूसरे से, उनका सेंटर मास सेंटर में रहेगा. ठीक है. दिस वन एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हो. देखो, इन सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम्स ऑल द पोजीशन जो x1 x2 है या चेंज ऑफ x1 चेंज ऑफ x2 है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल पोजीशंस वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सारे ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है. वहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है जो तुमने वहां पे नहीं लिखा था, बट यहाँ पे सिचुएशन आ रही है. नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में चल रहा है वो, इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें शिफ्ट लिखना पड़ेगा, या पोजीशंस लिखनी पड़ेगी, या वेलोसिटीज लिखनी पड़ेंगी, या एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा. तो जैसे ये क्वेश्चन किया था, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ये मैन गोज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑन द स्टेशनरी प्लैंक विच इज ऑन द स्मूथ सरफेस, है ना. इफ मैन of mass m walks on the planks of mass capital M and length L kept on the smooth surface, find the shift of plank if man goes from one end to other end. ठीक है. Initially plank rest पर है, system is at rest. Initially all are at rest. ठीक है. Initially all at rest. ठीक है. सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर है तो बाद में भी नहीं, सेंटर ऑफ मास जहां पर है इनिशियली फाइनली भी वही रहेगा. तो इसका मतलब जो है प्लैंक जो है इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा. मैन अगर आगे गया यहाँ पे गया
तो प्लैंक इस तरह से शिफ्ट होगा। सपोज सेंटर मास सपोज यहाँ कहीं पे है, तो मैन जब आगे चला जाएगा ना, प्लैंक को पीछे आना ही है, ऐसा कुछ सिचुएशन होगी। सेंटर मास फिर से अपनी, देखो एक पॉइंट में बताऊं, पहले ओके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको और समझते हैं। उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था, आई वांट टू एक्सप्लेन अगेन। देखो यूजिंग द शिफ्ट फार्मूला, ये वाला शिफ्ट का फार्मूला हमने पीछे बनाया था। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स is acting in the horizontal direction, therefore center of mass will remain at rest because initially it is at rest. Therefore shift is zero. Therefore shift of center of mass, therefore which is given by delta x will be zero. तो ये वाले में ये जीरो हो गया, ये टर्म भी जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। ठीक है। इफ शिफ्ट ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज x1, सपोज हमने एज्यूम कर लिया शिफ्ट प्लैंक आगे ही चला गया, कितना x1 प्लस लिया ना, तो इसलिए आगे एज्यूम किया, प्लस लिया तो आगे एज्यूम किया x1। तो देयरफॉर डेल्टा x1 विल बी x2, नहीं x2 लेना पड़ेगा इसको, शिफ्ट इज x2, देयरफॉर इसको भी x2 करना पड़ेगा। प्लैंक का x2 लिया ना, तो उसको डेल्टा x2 को x2 ले लिया हमने, डेल्टा x2 भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देयरफॉर डेल्टा x1 विच इज द शिफ्ट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां से यहां तक चला l, और ये समझ लिया हमने x2 आगे चला गया, यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसा कुछ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में he will be reaching to the position L plus x2, क्योंकि प्लैंक को हमने प्लस लिया है, आगे ही ले लिया इसको, ये भी और आगे चला जाएगा, प्लैंक आगे गया x2, प्लैंक सपोज 1 मीटर आगे चला गया, तो ये L मीटर ट्रेवल करके प्लैंक भी आगे गया, तो ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और आगे दिखेगा ग्राउंड वालों को। तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। जब सॉल्व किया हमने x2 के लिए, तो माइनस m L अपॉन m प्लस m, तो माइनस साइन में बैकवर्ड जाएगा। तो देखो कैसे होगा एक्चुअली, बताओ। ठीक है, ये आंसर देख लो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे रहेगी सिचुएशन प्लैंक की। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ठीक है, तो देखो ये हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। इसको हमने प्लैंक को हमने x2 शिफ्ट लिया, तो मैन उसके ऊपर ही है, L चला और प्लैंक भी आगे चला गया x2 से, तो टोटल शिफ्ट मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना दिखेगा। तो दोनों के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, ये जो रिलेशन बना था अपना ये वाले में, फ्रॉम टू, ये 1 है तो फ्रॉम टू, ठीक है, सॉल्व करके देखा हमने तो ये आ गया। तो माइनस साइन मीन्स पीछे चला जाएगा, हमने आगे लिया है लेकिन अपने आया माइनस पीछे। ठीक है, माइनस आया तो पीछे, और जितना मास जितना है प्लैंक का, जितना मास ज्यादा होगा उतना कम शिफ्ट होगा। तो दोनों का मास इक्वल होता है तब कितना शिफ्ट होता है, दोनों का मास अगर इक्वल होता है तब कितना शिफ्ट होता है, L/2 शिफ्ट होता है ना। तो देखो होगा क्या एक्चुअली, ये प्लैंक की पोजीशन यहाँ पे देखो, मैन का सेंटर मास यहाँ पे, प्लैंक का उसके बीच में होगा, यूनिफॉर्म ले रहे, तो दोनों का सेंटर मास यहाँ कहीं पे आएगा, COM जो है टेंटेटिव पोजीशन, ये मिड पॉइंट इसका है, COM यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, क्या होगा अभी प्लैंक, अब जब चलेगा ना प्लैंक ऐसे पीछे आ जाएगा इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे मैन आ जाएगा, उस प्लैंक का सेंटर यहाँ पे, और सेंटर मास फिर से यहाँ पे आ जाएगा COM, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जहां था वहीं वहीं पे रहेगा। तो ऐसे पीछे आने से सेंटर मास विल रिमेन देयर एज इट वाज। हैवी ब्लॉक होगा तो कम मोमेंट होता है। तो दैट वाज द क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन वैसे ये भी है, देखो अभी जंप कर रहा है, जंप में देखते कितनी क्या होगी स्पीड, वो मूव कर रहा था, मूव करके एक एंड से दूसरी एंड चला गया, तो सिस्टम फिर से रुक गया थोड़ा चलने के बाद। इसमें जंप कर रहा है, मैं ये ट्रॉली है देखो स्मूथ सरफेस पर, तो तुम इधर जंप करोगे तो ये पीछे भागती है ना। बोट, अगर छोटी बोट कोई है जंप करके ग्राउंड में आते तो बोट पीछे भागती है ना। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस है ना इस तरह से। अगर वो जो छोटी ट्रॉली रहती है स्केटिंग टाइप रहती है उसमें भी जंप करो तो ये पीछे भागती है। क्यों? सेंटर ऑफ मास जो है जैसा है वैसे ही रहना चाहता है, जहाँ पे रेस्ट पर रहना चाहता है। तो देखो अभी ये रुके हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा। मैन ऑफ मास एम इज एट स्टेशनरी ट्रॉली which is at a smooth horizontal surface. If he jumps with the speed, horizontal speed कर लो, jumps with horizontal speed, ठीक है, jumps with the horizontal speed u naught, with respect to trolley, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, u naught with respect to trolley, find velocity of trolley with respect to ground. ट्रॉली भी कभी मूव करेगी, तो हमने एज्यूम कर लिया ट्रॉली आगे ही मूव कर रही है, जैसे उसमें एज्यूम किया था ना वैसे ही, तो उसमें क्या मिस्टेक्स नहीं होती। लेट अस एज्यूम trolley moves forward with velocity v2 with respect to ground. Therefore, velocity of man, क्योंकि जंप करने से पहले वो फोर्स लगाता है ट्रॉली के ऊपर, तो जंप करने से पहले ही ट्रॉली चलनी शुरू हो जाती है, तो ट्रॉली आगे जा रही v2 से, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, v2 से तो ट्रॉली चल रही है, वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में u नॉट से जंप कर रहा है आगे, ग्राउंड से देखने पर उसकी स्पीड बढ़ी हुई दिखेगी u नॉट से, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ट्रॉली भी चल रही है, ट्रॉली पहले ही चलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम जंप करते हैं ना इमीडिएटली फोर्स लगाते हैं पहले, वो इंपल्स मिलती है ट्रॉली को, उससे चलना शुरू कर देती है, वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो बस अभी वही फॉर्मूला, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली तो रेस्ट पर है, तो m1 v1 प्लस m2 v2, तो मैन का मास कितना है m है, वेलोसिटी v1 है, ट्रॉली का मास कैपिटल m है ना, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, मैन की कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गई है v2 प्लस u नॉट, इसको v1 मान लिया हमने, और ट्रॉली जो है v2 से आगे चलना शुरू हो गई, उसको सिंप्लीफाई करके देखो, m प्लस m v2 जो है कॉमन ले लिया, mu2 इधर आ जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू माइनस mu नॉट, mu2 नहीं mu नॉट है वो, ठीक है, m प्लस m, वैसे ही रिजल्ट आया देखो, माइनस साइन मीन बैकवर्ड, तो यहाँ पे जो था ना ट्रॉली के रिस्पेक्ट में एल चला था वो, यहाँ पे ट्रॉली के रिस्पेक्ट में u नॉट से जंप किया, नीचे टोटल मास था देखो माइनस भी था, यहाँ भी वही, मतलब ये एल हटा के ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो लगा दो, तो उतनी स्पीड से मतलब इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो नीचे जब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जंपिंग हो रही है, मोशन हो रहा है, तो नीचे टोटल मास आ रहा है,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था तो फिर नीचे फिर वही, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे देता वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, यू सॉरी यू नॉट, तो यू नॉट रहता, फिर ये नहीं आता, फिर नीचे एक ही मास आता, फिर कौन सा, ये स्मॉल एम नहीं आता, कैपिटल एम आता है, जो कि हमने शुरुआती बिगनिंग में सीखा था, रिक्वायरिंग ऑफ द गन एंड ऑल, है ना, रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ द गन v2 ही थी, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही निकालनी थी, ये 1/the अदर है, इसलिए ऐसा आ रहा है, नीचे मास जो है दोनों मास आ रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो विद रिस्पेक्ट टू Yes, sir. ट्रॉली अगर है तो इसलिए वो, अदरवाइज ये फार्मूला तो हमने यूज किया था, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट में पहले भी पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन में, m1 u1 प्लस m2 u2 ऐसे रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन, उसमें भी अगर बुलेट दे दे, बुलेट की स्पीड जो है गन के रिस्पेक्ट में दे दे, तो ऐसे ही आंसर आएगा, फिर रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन विल बी लाइक दिस, अगर वही क्वेश्चन को ऐसे बना दिया जाए, सेम क्वेश्चन को गन गन ऐसे, ये जो बुलेट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू गन दे दे, रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन, तो फिर ऐसा आंसर आ जाएगा। बट उसमें दोनों स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और मैं यहाँ पे लिखा भी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही ये सारे रिलेशन है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर होंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के करना पड़ेगा। अगर सपोज ये पहले से ही चल रहे होते, चलो अगर ये ट्रॉली और मैन पहले से ही चल रहे होते, तब यहाँ पे क्या स्पीड आती, सपोज यू से चल रहे होते, m प्लस एम इंटू यू, लेफ्ट साइड में ये आ जाता है, मैन तो उसके ऊपर था ही बैठा हुआ, और ट्रॉली भी चल रही, दोनों मास इंटू दोनों यू से चल रहे थे, तो यहाँ पर ये टर्म और हो जाता है, फिर यहाँ पे एक टर्म और हमें मिलता है ये वाला, ठीक है, तब हमें क्या मिलता है m प्लस एम इंटू यू, और ये m प्लस, अच्छा ये कैंसिल हो जाता है, फिर माइनस एम यू नॉट एम प्लस एम, तो ये आंसर मिलता है हमें, अगर पहले से ही चल रहे थे ना, तो ये आंसर आता है, तो ये जीरो, इनिशियली जीरो है, तो ये टर्म चला गया, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है ऐसा, लेकिन क्वेश्चन है कहीं पर एनसीईआरटी बुक में, क्लियर? तो ये यस सर। दोनों सिमिलर क्वेश्चन हो गए जैसे ना, इसमें इसमें डिस्टेंस था, इसमें स्पीड थी, लेजर। एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी बुक्स में दिया है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन यू फाइंड समवेयर, देखो एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया यहाँ से, यू से एंगल थीटा पे, ऊपर जाके दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया, m/2 m/2, ये जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है वो वापस वापस अपनी जगह आ गया है, राइट वाला कितनी दूर जाके गिरेगा, तो हमने अभी सीखा था कि वो राइट वाला जो है, और ये दोनों ऐसे जाएंगे, सेंटर मास अपनी जगह आ जाएगा, सेंटर मास जहां पे था, सपोज रेंज वाज सपोज टू बी आर, उसकी रेंज आर होने वाली थी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की हमने पढ़ी है, ये उसका जो है फाइनल पाथ, मतलब ये होने वाला था, अभी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि सेंटर मास विल कंटिन्यू टू मूव एज इट इज, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल की पोजीशन, ये m2 हो जाएगा, m1 यहाँ पे आ जाएगा, m1 कहाँ पर है, ओरिजिन पे आ गया, ये कहाँ पर है, ये निकालना है हमें, ये इसकी पोजीशन हमें निकालनी, x2 निकालनी है, तो ये पता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता है हमें यार, ये COM हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ रेफर डायग्राम in which projectile explodes at top, projectile explodes at top in two equal parts, if first part
comes to initial point, find position of second part, find position of second part. तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने ये पढ़ा है पीछे कि भाई एक्सटर्नल कंडीशन तो चेंज होनी नहीं, सिंस external conditions remain same, therefore center of mass will be at R, which is the range. So x is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. ठीक है, तो x तो R पे पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास तो R पे जाना था उसको, है ना, फिर भी वो जाएगा अगर फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं। तो पहला पार्टिकल तो ओरिजिन पर आ गया, 0 हो गया, दूसरा पार्टिकल m/2 हो गया, वो हमें निकालना है x2 कहाँ पे लैंड करेगा, वो नीचे टोटल मास m हो जाएगा। तो यहाँ से x2 कितना आ रहा है देखो, 2r, 2r पे पहुंच जाएगा। आइडेंटिकल मास एक इधर है तो मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास है, ये r पे जाके हिट करेगा। Got it? इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व किया रहता है बुक्स में। वो दूसरी तरीके से कैसे करते हैं कि वो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, इसकी स्पीड निकाल देंगे, ये तो रिवर्स हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है? अच्छा, ये समझ में आ गया कि नहीं? देखो तुम लोग को समझ में आ गया ये? हाँ सर। तो ये इजी मेथड है। हमने पीछे कहीं पे लिखा भी था कि सेंटर ऑफ मास अगर फ्रेगमेंट्स होते हैं किसी एक प्रोजेक्टाइल के एयर में या फायर क्रैक के या फिर एक्चुअल रॉकेट्स के भी, तो उनका सेंटर ऑफ मास चलता रहता है एज इट इज, जैसा वो ओरिजिनल बॉडी चल रही थी, बिकॉज एक्सटर्नल कंडीशन चेंज नहीं हुई। तो इंटरनल फोर्सेस विल नॉट चेंज द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो उस पॉइंट का हमने उठाया फायदा कि भाई ये अपनी जगह आ गया, तो इसका तो ओरिजिन पे आ गया, ये सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल का अपना चलता रहेगा, आर पे जाके हिट करेगा, ये कितने आगे चला जाएगा, आइडेंटिकल है, तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ही आना चाहिए, तो 2r डिस्टेंस आना चाहिए ओरिजिन से। अगर ये यहीं पे गिर जाता तो ऐसी भी सिचुएशन होती है कि वो फर्स्ट पार्ट ड्रॉप्स देयर इटसेल्फ वर्टिकली, फर्स्ट पार्ट वर्टिकली ड्रॉप्स विद द जीरो स्पीड, तो ये कैसे हो जाएगा? तो ये r/2 है, तो सिमेट्रिकली ये r/2 पे जाके हिट करेगा, यहाँ से r/2, तो यहाँ से 3r/2 आ जाएगा। ऑलराइट, तो लेकिन ये बुक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड ढंग से भी तुम्हें मिलेगा, ये है ना, क्वेश्चन शायद आया भी था जेईई एडवांस में। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड है, m इंटू यू कॉस थीटा होती है ना। दो पार्ट हो गए, एक तो आगे एक तो पीछे आ रहा है m/2, उसकी स्पीड उसकी वापस अपनी जगह आने पे रिवर्स होनी चाहिए, इसकी जितनी पे जा रहा था ना उसके माइनस होनी चाहिए, माइनस यू कॉस थीटा, तभी वो अपना रिट्रेस करेगा। दूसरा पार्टिकल कितनी स्पीड से जाएगा वो निकाल लो, mv2, यहाँ से v2 जब निकालते ना तो ये तुम्हारा 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 3u cos थीटा आता है। वो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कितनी स्पीड से ये पार्टिकल आगे जाएगा, तो 3u cos थीटा से आगे जाके अभी उसका ये हमें हाइट पता है कितनी होती, तो नीचे आने का टाइम भी निकाल सकते हैं, तो ओरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम से ये सेम आंसर आता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्म अपना जो है वो 2 डायमेंशन मोशन से करेंगे तो पता, बट उसमें ये पता लग गया कि ये वाला पार्टिकल 3u cos थीटा से आएगा जाएगा, इसको अगर अगर रिट्रेस करना है यहाँ पर 3u cos थीटा से। ये भी क्वेश्चन एक बार आया था कि एक्सप्लोड होने से सेकंड पार्टिकल एक्सप्लोड होने से देखो एक्सटर्नल ओरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यहाँ पे अगर एक्सप्लोड हो रहा है तो ग्रेविटी तो वर्टिकल लग रही है, तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, तो वो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन की फार्मूला लगाया। और ये पार्टिकल रिट्रेस करेगा तो जितनी स्पीड से आगे जा रहा है उतनी स्पीड से पीछे आना पड़ेगा, तो यू कॉस थीटा से आगे जा रहा था बिफोर ब्रेकिंग, तो जब ब्रेक होगा रिट्रेशन है तो माइनस यू कॉस थीटा से पीछे आएगा, तभी वो अपनी जगह पहुंचेगा। ये 3u cos थीटा से जाएगा आगे जाके गिरेगा, तो उससे भी निकालेंगे तो ये आएगा, बट ये मेथड इजी मेथड है,
ठीक है, चलो तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन यहीं पे रोक रहे हैं हम लोग, ज्यादा नहीं कर रहे। सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ रिंग, कोन, ये बाद में कभी बता दूंगा जेई उसमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हमें नहीं चाहिए, है ना। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लोग, कोन वोन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट पढ़ाए जाते हैं दूसरे उसमें। उनका सबका मैं एक चार्ट दे दूंगा तुम्हें, डेरिवेशन डेरिवेशन कैसे करते हैं स्टैंडर्ड बॉडी का, वो एक्सडीएम वाला है ना, एक्स इंटीग्रेशन एक्सडीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, है ना। ठीक है, तो ये बताओ अभी, ये क्वेश्चन है बीच में, इसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन डाला है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये क्यों पूछा है यहाँ पे, अभी हमें हमें वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी भाई, टॉर्क सीखेंगे ना, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट आता है, तो यहाँ पे उन्होंने वेक्टर प्रोडक्ट सिखाया है इस चैप्टर में, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है तो वी डोंट हैव टू डू इट, बट एटलीस्ट फार्मूला बताओ कैसे निकालते, स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसका बोलो। AB cos theta। नहीं, ये आई कैप जे कैप के टर्म में है ना, तो दूसरा फार्मूला लगेगा, हाँ, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। और वो Yes. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मैट्रिसेस वाला जो आप बताए थे। डिटरमिनेंट से देखो, ये तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकाला उन्होंने ना, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है सॉलिड एग्जांपल है ये हम लोगों ने सीखा था डिटरमिनेंट से। ये कैसे Yes, लिखते, sir. पहले ऊपर फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे 3 - 4 + 5, लास्ट वाली रो में इसके लिखेंगे, लास्ट वेक्टर के सेकंड वेक्टर के, फिर फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, इसकी हाइट कर देते हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे, तो ये कितना होगा 12 - 5, तो 7 बचेगा। यहाँ पे माइनस जे कैप आएगा, ये ऐड हो जाएंगी, इसको इससे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -9 और +10, तो 1 बचेगा, बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा। ऐसे ये वाला 3 - 8, तो -5 बचेगा। ए क्रॉस बी तो ये आया, और बी क्रॉस से कितना आएगा, बी क्रॉस से कितना आएगा, नोट कर लो। हाँ, ए क्रॉस बी अगर इतना आया तो बी क्रॉस से कितना आएगा, Time change हो जाएगा सबका। साइन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। दोबारा से सॉल्व नहीं करना उसको, साइन चेंज कर देना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, बी क्रॉस से निकालने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज द रिवीजन, इनफैक्ट नॉट रिवीजन, यहाँ पे ये टॉपिक किया गया था, उसकी प्रैक्टिस है। ऑलराइट, तो विल सी फर्दर। अभी रोटेशनल मोशन में देखते क्या है, तो रोटेशनल मोशन कैसे डिफाइन करते हैं, देखो जैसे फैन, हम बोलते हैं फैन सर्कुलर मोशन कर रहा है कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, हाउ डू वी से दैट, फैन सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, फैन के पार्टिकल्स जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, एंड रोटेशनल मोशन पूरा फैन कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन of various particles of the body which are moving in the circular motion with the common axis। जैसे फैन हो गया या कोई और ऑब्जेक्ट ले लो, every particle of the body moves in a circle which lies in the plane perpendicular to the axis। ऐसे 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 घूम रहे, ऐसे इसमें देखो, तो ये ऐसे 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 है, तो जो सर्कल का जो प्लेन है एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये सब जो है पार्टिकल्स, तो क्या बताया मैंने, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ circular motion of particles of body
which are moving in a plane which is perpendicular to the axis. फिक्स एक्सिस वाला लेंगे हम लोग फिक्स एक्सिस का रोटेशनल मोशन लेंगे. टेबल फैन होता है ना, उसका एक्सिस फिक्स नहीं होता है, तो वो वैसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है. फिक्स सीलिंग फैन का एक्सिस फिक्स है ना, और बहुत सारे केसेस रहेंगे, पॉटर्स व्हील वगैरह है ना, तो इस तरह के फिक्स एक्सिस के. ठीक है, तो रोटेशनल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ many circummotions of particles of the body about the common axis. ठीक है, सभी कॉमन एक्सिस से घूम रहे बॉडी के वेरियस पार्टिकल्स. ऑलराइट, तो इट इज नॉट द सर्कोमोशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कोमोशन, है ना. सर्कोमोशन में क्या होता है, पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पे चलता है ना. रोटेशन मोशन में भी सर्कोमोशन हो रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स का. combined effect of circummotion is the rotational motion. About the fixed axis हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सिंबल आई है उसका. तो जो मास का रोल होता है ना, ट्रांसलेशन मोशन में जो मास का रोल होता है, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहेगा रोटेशनल मोशन में. तो मास क्या करता है, इनर्शिया है ना. मोमेंट ट्रांसलेशन मोशन को अपोज करता है. रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी पार्टिकल, मूव करे तो मूव करना चाहेगी. सिमिलर टू दैट, it is the moment of inertia is the inertia of rotational motion. It will resist the rotational motion. भाई अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है तो बोलेगी नहीं मैं रोटेट ही करती रहूंगी, उसको रोकने के लिए अपोज करेगी. रेस्ट पर है तो रोटेशनल मोशन अपोज करेगी, है ना. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फिजिकल क्वांटिटी इन द रोटेशनल मोशन व्हिच प्लेज द सेम रोल एज ऑफ द मास. मास का जो रोल है वो प्ले कर रही इन द ट्रांसलेशन मोशन. इट रजिस्ट द रेस्ट और रोटेशनल मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और रोटेशन मोशन. रेस्ट पे तो बोलेगी रेस्ट पे रहने दो मुझे, रोटेट कर रहे तो रोटेट करने दो. इनर्शिया है ना, इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन द रोटेशनल मोशन, है ना. तो इट इज गिवन बाय पॉइंट मास को कैसे कैलकुलेट करना है. पॉइंट मास का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. फॉर पॉइंट मासेस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ आर. आर क्या है, रेडियस ऑफ टर्निंग, रेडियस ऑफ सर्कुलेशन. तो एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का. यूनिट क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट क्या होगी, केजी मास का केजी, और मीटर रेडियस स्क्वायर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर का मीटर. स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है. आर क्या है, आर को रेडियस बोल सकते हैं, बट कभी कभी कंफ्यूजन होता है रेडियस से भी. तो इससे बढ़िया बेस्ट वे टू राइट आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, वो आर. इनफैक्ट इट विल बिकम द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल अराउंड द एक्सिस ऑटोमेटिकली. रेडियस परपेंडिकुलर होती है एक्सिस से, है ना. तो आर इज द रेडियस, और प्रॉपर वे ऑफ टेलिंग इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल के देखो कितनी आ रही, वो आर लिखना है. उसके स्क्वायर भी करना है ना. तो अगर रेडियस डबल कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स होगा. अगर तुम छोटे थ्रेड में, सपोज तुमने ये पार्टिकल बांधा और छोटा थ्रेड लिया, तो मोमेंट इनर्शिया कम होगा. डबल थ्रेड कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 4 टाइम्स हो जाएगा. तुम्हें रोटेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, है ना. इट इज अपोजिशन टू चेंज द स्टेट. ट्रिपल कर दो, 9 टाइम्स कर दो. पहले 1 मीटर का थ्रेड बांधो, फिर 4 मीटर का, नहीं फिर 2 मीटर का, फिर 3 मीटर का. जितने ज्यादा लेंथ होगी उतने तुम्हें रोटेट करने में मुश्किल होगी. क्यों, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है. रोटेट कर रहा है तो रोकने में मुश्किल होती है. फिर कोई बड़ा व्हील रोटेट कर रहा है ना, तुम उसको रोकने जाओगे तो इंजरी हो सकती. छोटा व्हील रोटेट कर रहा है तो तुम उसको आसानी से रोक सकते हो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसमें. गॉट इट.
तुम लोगों ने फ्लाई व्हील सुना है? फ्लाई व्हील, हैव यू हर्ड द नेम फ्लाई व्हील? इस बुक में न्यूमेरिकल्स में या कहीं पे थ्योरी पार्ट में फ्लाई व्हील वर्ड यूज किया है। ये कौन सा व्हील होता है, कहाँ पे लगा होता है? गाड़ियों में रहता है क्या फ्लाई व्हील? ये उड़ जाता है? कोई व्हील उड़ता है उसमें? गाड़ियों में होता है, सभी में, टू व्हीलर में, कार में, ट्रक में फ्लाई व्हील होता है। एक डिस्क जैसा होता है जो कि इंजन के पीछे लगा रहता है, उसका मास, सरकमफ्रेंस में मास ज्यादा रहता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहता है। तो उससे क्या होता है, स्मूथ रनिंग होती है इंजन की। इंजन में क्या होता है, टू टू रोटेशन में एक पावर स्टॉक होता है। पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन होते हैं ना, 2 साइकिल में एक बार पावर जनरेट होता है, तो उससे जो है मोशन इरेटिक हो सकती है, जर्की इंजन होगा, मतलब जर्की रन होगा इंजन का। तो फ्लाई व्हील, हैवी फ्लाई व्हील लगा देते हैं पीछे, तो वो इनर्शिया से जिस समय पावर जनरेट हो रही